नमस्कार मित्रों, बृहद जातक के इस 38वें पाठ के उत्तरार्ध में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इसमें बृहद जातक का अन्य होरा ग्रंथों से तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, संप्रति हम ऐतिहासिकता के आधार पर बृहद जातक का अन्य होरा ग्रंथों से तुलनात्मक विवेचन करेंगे। बृहद जातक ऐतिहासिकता की दृष्टि से अत्यंत प्राचीन एवं प्रामाणिक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तथापि पूर्वापर की दृष्टि से बृहद पाराशर और जैमिनी प्रणीत जैमिनी सूत्र का स्थान इस ग्रंथ के पूर्व आ सकता है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मत है। आचार्य वराहमिहिर ने बृहद जातक में अपना जो परिचय दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि आदित्य दास तनयः तदवाप्त बोधः कापित्थके सवितृलब्ध वर प्रसादात इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि आचार्य वराहमिहिर उज्जैनी के थे और उनका जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ था। साथ ही साथ इस पर भी अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि आचार्य वराहमिहिर विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनका समय 5वीं शताब्दी का सिद्ध होता है। 5वीं शताब्दी के वराहमिहिर के समय रचित बृहद जातक ग्रंथ की जो स्थिति थी वह परवर्ती ग्रंथों से या पूर्ववर्ती ग्रंथों से कितनी प्रभावित थी, इसका वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आचार्य वराहमिहिर एकमात्र ऐसे आचार्य थे जो तीनों स्कंध में विशेषज्ञ हैं। सिद्धांत में जहां उनकी रचना पंच सिद्धांतिका प्राप्त होती है, संहिता में जहां बृहद संहिता प्राप्त होती है, वहीं जातक में उनके मत होरा स्कंध के बृहद जातक ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। तथापि उन्होंने अपने पूर्व आचार्यों का वंदन किया है और वर्णन किया है दिनकर वशिष्ठ पूर्वान विविध मुनीन भावतः प्रणम्यादौ, अर्थात निश्चित रूप से कुछ गुरु परंपरा, एक आचार्य परंपरा के अंतर्गत ही वराहमिहिर को यह ज्ञान प्राप्त हुआ और आदित्य दास पिता से ही उन्होंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया। इसका मतलब कि एक आचार्य परंपरा निश्चित रूप से पूर्ववर्ती कालानुक्रम से आचार्य वराहमिहिर को प्रभावित कर रही थी। ज्योतिर्विदाभरण जो एक अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें विक्रमादित्य के 9 रत्नों का नाम आया है, जिसमें धन्वंतर क्षिपण इत्यादि श्लोक में वराहमिहिर का भी नाम स्पष्टतया आप देख सकते हैं। ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायाः रत्नानि वै वरुचिर नवविक्रमस्य इत्यादि में यह भी स्पष्ट है कि वराहमिहिर का काल 5वीं शताब्दी ही है। साथ ही साथ बृहद जातक के व्याख्याकार भट्टोत्पल ने भी इसकी पुष्टि की है। वराहमिहिर की अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक, जातकारणव, समास संहिता, योग विवाह इत्यादि प्रसिद्ध हैं। अगर हम ऐतिहासिकता के आधार पर करें तो निश्चित रूप से जैमिनी और पाराशर होरा शास्त्र के अनंतर तो निश्चित ही एक ग्रंथ रूप में आचार्य वराहमिहिर का यह प्रथम ग्रंथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ज्योतिर्विदों को नहीं है। यदि हम भाषा के आधार पर बृहद जातक का अन्य होरा ग्रंथों से अध्ययन करें तो निश्चित रूप से यह ग्रंथ अपने अन्य सभी ग्रंथों को अत्यंत पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इस ग्रंथ में शैली की जो विधा आचार्य ने प्रयुक्त की है, इस ग्रंथ में समास शैली, व्यास शैली, भाषा की स्पष्टता, भाषा की संक्षिप्तता और भाषा का जो प्रभाव आचार्य ने दिखलाया है, इसका आप सुंदर उदाहरण देख सकते हैं कि एकमात्र श्लोक में आचार्य ने सूत्रात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राशियों का स्वरूप प्रतिपादित किया है। वो कहते हैं मत्स्यो घटी मिथुनम सगदम सवीणम चापी नरोश्व जघना मकरो मृगास्य। एक ही पद्य में उन्होंने समस्त राशियों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है। आप कालांतर में देखें, परवर्ती आचार्यों ने भी इन्हीं के शैली को निरूपित करते हुए सूत्रात्मक शैली अथवा समास शैली का विवरण किया है। आचार्य ने बृहद जातक के बृहद कलेवर को एक लघु कलेवर में लघु जातक के रूप में भी गुंफित किया है। अतः उनकी शैली निश्चित रूप से परवर्ती आचार्यों के लिए आप देख सकते हैं, बृहद पाराशर का भी लघु पाराशर भाग हमारे समक्ष प्राप्त होता है। तो आचार्य वराहमिहिर की शैली निश्चित रूप से परवर्ती आचार्यों ने भी अनुकरण की और यह निश्चित रूप से अन्य ग्रंथों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा। यदि विषय की दृष्टि से आप देखेंगे तो विषय की दृष्टि से बृहद जातक अन्य होरा ग्रंथों की अपेक्षा अत्यंत ही सुदृढ़ है, समीचीन है और सभी विषयों को अपने में समाहित किया हुआ है। इसका वैशिष्ट्य यह है कि आचार्य वराहमिहिर ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का भी उल्लेख किया है, यवनों का भी इसमें उल्लेख किया है, पाश्चात्य मतों का भी उल्लेख किया है, साथ ही साथ विभिन्न गणितीय पक्षों का भी सत्यापन किया है। पूर्वाचार्यों के क्रम में सत्याचार्य, यवनेश्वर, मणिथ, बादरायन, विष्णुचंद इत्यादि आचार्यों का उल्लेख करते हुए आचार्य ने क्रमशः अपने परवर्ती ग्रंथों के लिए भी एक मार्ग का प्रणयन किया है। कल्याण वर्मा ने शारावली में आचार्य के विविध सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विवरण किया है
कि विस्तृतकृतानि मुनिभिः परिहृत्य पुरातनानि शास्त्राणि होरातंत्रं रचितं वराहमिहिरेण संक्षेपतः अतएव विस्तरेभ्यो यवन नरेन्द्रादि विरचित शास्त्रेभ्यः सकलमसारं त्यक्त्वा तेभ्यः सारं समुदिश्यते। अर्थात मैं कल्याण वर्मा वराहमिहिर के ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात ही उसके सारभूत फलों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। अतः स्वयं आचार्यगण स्वीकार करते हैं कि वराहमिहिर की रचना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। आप देखें, कलेवर की दृष्टि से, भिन्न भिन्न ग्रंथों की दृष्टि से, जहाँ बृहद जातक की तुलना हम अन्य ग्रंथों से करें तो सारावली अत्यंत कलेवर में बड़ा है, जिसमें कुल 55 अध्याय हैं। भट्टोत्पल तक आते आते सारावली की लोकप्रियता अत्यंत बढ़ती गई और फिर बृहद जातक को एक लोकप्रिय स्तर तक आचार्य भट्टोत्पल ने अपनी व्याख्या से लाया। साथ ही साथ इसके बाद आचार्य वैद्यनाथ प्रणीत जातक पारिजात है। जातक पारिजात ग्रंथ पर भी वराहमिहिर की रचना का अत्यंत स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सारावली के अनंतर आप अन्य ग्रंथों में यथा फल दीपिका इत्यादि में भी वराहमिहिर के बृहद जातक का स्पष्ट प्रभाव आप देख सकते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें तो बृहद जातक व सारावली में सब साम्यताएं हैं। विशेषकर योग, अरिष्ट और विचार के संदर्भ में दोनों साम्य हैं और दशा पद्धति और ग्रह भाव फल के विषय में ये दोनों साम्य नहीं हैं। ठीक इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखें कि सारावली ग्रंथ पर बृहद जातक का कितना प्रभाव है। और बृहद जातक को पूर्णतया समझने के लिए निश्चित रूप से सारावली का अध्ययन भी आप कर सकते हैं। आयु के विषय में जो मत वराहमिहिर का है वो स्वयं का उनका विशिष्ट मत है, जिसका अनुकरण शायद बाद के आचार्यों ने नहीं किया। परंतु इसके आगे हम बढ़ते हैं, यदि हम देखें जैमिनी सूत्र इत्यादि ग्रंथों में सूत्रात्मक पद्धति है। बृहत पाराशर ग्रंथ में भी आयु, भाव फल के विषय में, वर्ग फल के विषय में, अष्टक वर्ग के विषय में दोनों के मत समान हैं, परंतु दशा पद्धति, आयु निर्धारण और अरिष्ट में दोनों की विषमताएं पाई जाती हैं। और हम आगे बढ़ें कालक्रम में, यदि हम जैमिनी से तुलना करें तो जैमिनी और बृहद जातक के मतों में हम देखें तो रोग निर्धारण और आजीविका निर्धारण दोनों आचार्यों के मत में समान रीति से किया जाता है। कुछ आंशिक भेद है लेकिन दोनों में परस्पर प्रभाव हम देख सकते हैं, परंतु दोनों की पद्धति, वर्णना पद्धति, सूत्रात्मक पद्धति है जैमिनी की, दशा पद्धति में भेद हमें दिखाई देता है, आयु निर्धारण पद्धति में भेद दिखाई देता है। और हम देखें इसके अनंतर जातक पारिजात जो अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसके प्रणेता आचार्य वैद्यनाथ हैं, इस ग्रंथ में अधिकतर भाग बृहद जातक से साम्य हैं। भाव फल के आधार पर, शुभाशुभ योग के विचार पर अथवा स्त्री जातक के विचार पर ये दोनों ग्रंथ परस्पर साम्यता को प्राप्त करते हैं, परंतु आयु विचार, संतान विचार और दशा फल के आधार पर जातक पारिजात और वराहमिहिर के मतों में विभिन्न प्रकार की भेद हमें दृष्टिगत होते हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो वराहमिहिर के ग्रंथ निश्चित रूप से हमारे परवर्ती आचार्यों के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं, उन आचार्यों के लिए एक नए सोपान को प्रदान करते हैं, तथा किसी भी आचार्य को उन्होंने बाध्य नहीं किया कि वे अपने सिद्धांतों को उन पर थोप रहे हों। हमारे वराहमिहिर ने पूर्व आचार्यों का भी यथा समय सम्मान किया और विभिन्न आचार्यों के लिए स्वतंत्र दृष्टि का प्रणयन किया। अपने सिद्धांतों का गणितीय सत्यापन भी आचार्य करते हैं। आप देखें उदाहरण के लिए, जैसे बृहद जातक के राजयोगाध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने जिस प्रकार कहा, हये सेंदौ लगने मृग मुखगते भूमि तनये स्वतुंगस्थे लगने भृगुज शशियावत्र नृपति, इसी प्रकार आचार्य जातक पारिजातकार वैद्यनाथ ने भी स्वयं अपने ग्रंथ में कहा, लगने शीत करौ गुरौ सुखगते कर्मस्थिते भार्गवे तुंग स्वर्क्षगते दिवाकर सुते राजा अथवा तत्समः सौम्य व्योमचरेशु भूत समो राजाधिराज प्रिय इत्यादि। आप देख सकते हैं सेम उसी प्रकार की विवरणिका से, उसी प्रकार के छंद रचना से, उसी प्रकार के भाव से आचार्य जातक पारिजातकार वैद्यनाथ भी वराहमिहिर के मतों का ग्रहण करते हैं। एवमेव आयुर्दाय, आजीविका, रोग, दशांत दशा फल इत्यादि में परस्पर ग्रंथों में समन्वय दिखाई देता है। अन्य होरा ग्रंथों से भी यदि हम इसकी तुलना करें, जैसे कि जातक तत्व और भाव कुतूहल, जात का अलंकार, भुवन दीपक, इन सभी ग्रंथों से तुलना करने पर भी होरा स्कंध के समस्त ग्रंथों पर बृहद जातक का प्रभाव हमें क्रमशः दिखाई देता है। बृहद जातक निश्चित रूप से पूर्ववर्ती व परवर्ती ग्रंथों को जोड़ने के लिए स्वयं में सोपान रूप है। यह एक सार्वप्रामाणिक सार्वभौमिक जातक ग्रंथ है। वराहमिहिर प्रतिपादित दशा पद्धति पाराशरादि अन्य पद्धतियों से, अन्य आचार्यों से, महर्षियों से विशिष्ट है, परंतु उनकी दशाओं का क्रम स्थित नहीं है।
आचार्य वराहमिहिर की यह वैज्ञानिकता है कि इन्होंने लग्न, सूर्य और चंद्र के आधार पर व्यक्ति की आयु को आद्य वय, मध्य वय और अंत वय में बांट करके त्रिधा विभाजित करके आयु का वर्गीकरण किया है। उसी प्रकार मध्य वय में केंद्रस्थ ग्रहों की, आद्य वय में केंद्रस्थ ग्रहों की, मध्य वय में पर्णफरस्थ ग्रहों की, अंत वय में आपोक्लिमस्थ ग्रहों की दशा होती है। इन सभी वैज्ञानिक पक्षों का समावेश जिस प्रकार आचार्य वराहमिहिर ने किया है, ठीक उसी प्रकार परवर्ती ग्रंथों में भी वराहमिहिर की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग देखने को मिलता है। रोग निर्धारण में भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के आधार पर बृहद जातक में अत्यंत साम्यता प्राप्त होती है। न केवल रोग निर्धारण अपितु बालारिष्ट अथवा गर्भ शिशु का ज्ञान, रोगों का पूर्वानुमान, ग्रह तत्वों का अध्ययन, ग्रहों का अंग विशेष पर प्रभाव, स्त्री जातक का अध्ययन एवं फलितीय सिद्धांतों का गणितीय विवेचन, इन सभी विषयों में वराहमिहिर का ग्रंथ अपने आप में स्वयं वैज्ञानिक एवं परवर्ती ग्रंथों के लिए आदर्शभूत है। अतः विशेष रूप से सारभूततया हम यह कह सकते हैं कि बृहद जातक ग्रंथ पूर्वाचार्यों के लिए एक फल रूप रहा है। जिस ग्रंथ पर पूर्वाचार्यों का प्रभाव है, बृहद जातक से पूर्व संभवतः बृहद पाराशर होरा शास्त्र और जैमिनी प्रणीत जैमिनी सूत्र प्राप्त होते हैं और अन्य मतों के, अन्य आचार्यों के कुछ प्रस्फुटित मत भी प्राप्त होते हैं, परंतु किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख हमें नहीं मिलता। बृहद जातक का प्रभाव कल्याण वर्मा से लेकर के वैद्यनाथ के जातक पारिजात फल दीपिका तक है। न केवल फल दीपिका तक, प्रत्युत आज भी निर्मित होने वाले समस्त जातक सिद्धांतों का आधार बृहद जातक ही है। इसकी भाषा शैली, इसकी वर्णना शैली, इसके वैज्ञानिक पक्ष तथा इन पर उपलब्ध टीकाएं समस्त प्रवर्ती ग्रंथों के लिए एक आदर्शभूत स्तंभ हैं तथा निश्चित रूप से वर्तमान के सभी शोधार्थियों के लिए यह ग्रंथ शोध के लिए एक अत्यंत प्रयोगशाला है। जातक ग्रंथों में भट्टोत्पल में जिस प्रकार की इस बृहद जातक ग्रंथ की टीका की है, उस टीका ने इस ग्रंथ को एक कालजयी और इसके अन्य गूढ़ रहस्यों को भी विश्व पटल पर लाने का काम किया है। अतः बृहद जातक अपनी विशिष्ट शैली, अपनी वैज्ञानिक पद्धति और अपनी वैज्ञानिक व्याख्या के लिए निरंतर परवर्ती ग्रंथों के लिए एक आदर्श रहा है और वर्तमान में भी शोधार्थियों के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में, एक आधारशिला के रूप में विद्यमान है। इतना कहते हुए इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।